सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम विराज एंड आई एम गोइंग टू टीच यू माय फर्स्ट टॉपिक ऑन यूट्यूब। दिस इज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म वो क्या कैसे प्रोसेस करती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता क्या है। तो मेटाबॉलिज्म वो होता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, या हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिट्स होती हैं उनका फर्दर एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म कैसे होता है। एनाबॉलिज्म यानी कि मॉलिक्यूल्स का बनना होता है, और कैटाबॉलिज्म यानी कि मॉलिक्यूल्स का टूटना होता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर चलने वाली प्रोसेस के अंदर जितनी भी चीज़ें हमारी बनती हैं या टूटती हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर शुरू होता है हमारे सबसे पहले शुरू होता है हमारे खाने से। ठीक है, खाने से हमें क्या मिलती है, ग्लूकोज मिलती है। जब हम कभी भी खाना खाते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज के रूप में एनर्जी, जो एक रिच मॉलिक्यूल है, उसके फॉर्म में रहती है। ठीक है, और जब वो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर खाने से हमें मिलती है, तो क्या होता है कि अगर वो इंस्टेंट हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो उस ग्लूकोज का यूज़ करके फर्दर जो है ग्लाइकोलाइसिस चलाएगा, टीसीए चलाएगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से एटीपी यानी कि एनर्जी बनाएगा। अगर हमें उस टाइम पर खाने के बाद एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हम रेस्टिंग मोड में हैं, तो उस टाइम पे क्या करेगा, वो ग्लूकोज अपने आप में क्या होने लग जाएगा, स्टोर होने लग जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, यानी ग्लूकोज के जो बंडल होते हैं उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। अब जब क्या होता है, जब स्टारवेशन की कंडीशन आती है, यानी कि जब हमारे बॉडी को एनर्जी यानी कि एक्सटर्नल सोर्स से खाना नहीं मिल रहा है, स्टारवेशन यानी कि फास्टिंग, तो उस टाइम पर क्या क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर एक्सटर्नल ग्लूकोज नहीं आ रहा है। तो बॉडी क्या करती है उस टाइम पर, अपने अंदर के ही जो ग्लूकोज होते हैं, जो कि ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर थे, उसको क्या करती है, काम में लाती है। यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज वहाँ से निकाल करके बॉडी को देती है, और बॉडी उस ग्लूकोज का यूज़ करके फर्दर जो है ये रिएक्शन चलाता है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में उस ग्लूकोज का यूज़ करता है। ठीक है, और जब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनता है, तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि हाउ टू फॉर्म एटीपी, एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज इन बॉडी। ठीक है, तो ये प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, उसको तोड़ करके 2 मॉलिक्यूल के पाइरूवेट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज इस जो ग्लाइकोलाइसिस है उसको हम क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। यानी कि 3 साइंटिस्ट थे, एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पार्ले, इन तीनों ने इस ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की डिस्कवरी करी थी। ठीक हो गया। इसके बाद ये हमें क्या करता है, ऑक्सीजन की एब्सेंट यानी कि एनारोबिक और एरोबिक कंडीशन में हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ये यूनिवर्सल पाथवे यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ये कहाँ होता है, सेल के साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। ये जिन ऑर्गेनेल्स में ऑक्सीजन नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, उन ऑर्गन्स को भी ये क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ठीक हो गया। इस प्रोसेस में हमें 2 एटीपी और 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, एटीपी जो है वो फर्दर हमारे बॉडी के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में यानी कि एटीपी जो है वो क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड कराती है। और 2 एनएडीएच जो है वो क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर जा करके, ईटीसी के अंदर जा करके वो क्या करते हैं, एटीपी का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से एटीपी यानी कि प्रोटॉन के ग्रेडियंट को बनाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन के ग्रेडियंट से हमें क्या मिलती है, एटीपी भी मिलती है। ठीक हो गया। तो पाइरूवेट क्या है, एक कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड, जो हमें क्या होता है कि कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन किसे कहते हैं, वो क्या क्या होता है उसको जान लेते हैं। ठीक हो गया। जब किसी मॉलिक्यूल को टोटली हम उसको CO2 और H2 में जब तक कि वो कन्वर्ट ना हो जाए, तो तब तक उसको तोड़ते हैं। यानी कि हमारी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो ग्लूकोज है, वो भी पाइरूवेट जो है इसका एंड प्रोडक्ट है। तो पाइरूवेट अभी पूरी जो ग्लूकोज है वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी H2O एंड CO2 में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं इसका कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन कहाँ और कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक हो गया। अब हमने ग्लाइकोलाइसिस से पाइरूवेट बना दिया। अब बात आती है कि पाइरूवेट को हम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ले जाते हैं। वहाँ एक रिएक्शन चलती है, लिंक रिएक्शन बोलते हैं उसे। ठीक हो गया। पाइरूवेट क्या होता है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक हो गया। अब उस पाइरूवेट को हमें एक माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक प्रोटॉन पाइरूवेट ट्रांसपोर्टर होता है, जो उसको मैट्रिक्स के अंदर ले जाता है। ये ट्रांसपोर्टर हमारे इनर मेम्ब्रेन पर होता है, जो पाइरूवेट को मैट्रिक्स के अंदर ले जा करके उस 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को, ये यहाँ पे लिख देते हैं हम 3 कार्बन का, इसको ये तोड़ देते हैं 2 कार्बन के मॉलिक्यूल में। ठीक हो गया।
3 कार्बन की पाइरुवेट को तोड़ता है 2 कार्बन के मॉलिक्यूल में, जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम। अब एसिटाइल कोएंजाइम की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये एसिटाइल कोएंजाइम TCA साइकिल चलाता है, जहाँ पर ये 4 कार्बन के ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके साथ रिएक्शन करके फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनाता है सिट्रेट। ठीक हो गया। सिट्रेट हमारा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक हो गया। इस पाइरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ये एंजाइम लगता है, PDH कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो कि एक 3 कार्बन 3 ये PDH कॉम्प्लेक्स जो है वो, इसमें 3 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, E1 E2 एंड E3। फर्स्ट एंजाइम का नाम होता है डाईहाइड्रोक्सिलिपोलाइल ट्रांस एसिटाइलेज, डाईहाइड्रोक्सिलिपोलाइल डाईहाइड्रोजिनेज, और एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये 3 एंजाइम मिलकर के क्या करते हैं? पाइरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करते हैं, और इस बीच क्या होता है, एक कार्बन यानी कि CO2 के फॉर्म में इसको उड़ा दिया जाता है। ये दोस्तों मैंने जो बोला है वो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एसिटाइल जो ये एसिटाइल कोएंजाइम से TCA साइकिल चलती है, इसमें फर्स्ट का प्रोडक्ट मैंने बता दिया, सिट्रेट जो है 6 कार्बन का वो बनता है। उसके बाद इनके जो बाई प्रोडक्ट है वो बनते हैं, इसमें 3 NADH बनते हैं, एक FADH बनता है, एक GTP बनता है, और 2 मॉलिक्यूल के कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन लिखी है कि एक NADH से कितने ATP बनते हैं, 2.5 ATP बनते हैं, और एक FADH से 1.5 ATP बनते हैं। ये प्रोसेस कहाँ होती है? इस NADH जो TCA साइकिल में NADH और FADH बने थे, उनका यूज हम फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज करते हैं, जो कि ये NADH जो है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन देता है, और FADH जो है वो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकंड को इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक हो गया। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से जो होता है 2 प्रोटॉन बाहर निकलते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड से 4 प्रोटॉन निकलते हैं, कॉम्प्लेक्स फोर्थ से 4 प्रोटॉन निकलते हैं। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, वहाँ पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाता है। उस प्रोटॉन के ग्रेडियंट को यूज करके हमारा जो ATP सिंथेस यानी कि F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं, उस प्रोटॉन का यूज करके यहाँ पे ATP का जनरेशन करते हैं। 3 ATP इसको फर्दर इसको जो ATP सिंथेस को रोटेट करने में लग जाता है, और एक ATP जो है वो उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर लाने में लग जाता है। इस तरीके से हमारे जो है ATP का जनरेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कैसे होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, जो NADH और FADH हमारे कहाँ से बने थे, TCA साइकिल से बने थे, वो इलेक्ट्रॉन के मूव को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं इन कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसमें ये जो कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये इमोबाइलाइज कॉम्प्लेक्स होते हैं, और यूबिक्विनोन एक होता है साइनिन होता है, मोबाइल कैरियर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है। इस दौरान हमारा ATP की सिंथेसिस होती है। अब हम देखते हैं हमारे कितने एक ग्लूकोज से कितने ATP बनते हैं। तो उसके लिए हमारा जो 2 सटल पाथवे चलाए जाते हैं, ये 2 सटल पाथवे क्यों यूज होते हैं ये देखिए जाएगा दोस्तों। जो हमारा NADH जो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बना था, उस NADH को हमें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ले जाना पड़ता है। उस प्रोसेस के लिए इस NADH के ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि NADH का खुद का ट्रांसपोर्टर नहीं होता है, इसलिए 2 ट्रांसपोर्टर का यूज करता है। फर्स्ट जो ट्रांसपोर्टर है वो है मैलेट एस्पार्टेट शटल पाथवे, यानी कि शटल का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल को दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ठीक हो गया। तो ये NADH को मैट्रिक्स के अंदर ले जाने का काम करता है। ये बेसिकली हमारे हार्ट, लिवर एंड किडनी में होता है। इस प्रोसेस के दौरान जो है वो 32 ATP इसमें बनती है। दूसरा शटल पाथवे है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल पाथवे। ये हमारे स्केलेटन मसल एंड ब्रेन में होता है। इसमें इस दौरान हमारे क्या होता है 30 ATP का फॉर्मेशन होता है। अब दोस्तों इन दोनों शटल पाथवे के का जो करेक्शन जो यानी कि मॉलिक्यूल का जो हिसाब है वो कहाँ से कितने ATP बन रहे हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, तो हमारे ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH 2 ATP बनते हैं। तो 2 NADH का मतलब होता है एक NADH से हमारे 2.5 ATP जो है वो बनती है। तो 2.5 प्लस इंटू 2 करेंगे तो 5 ATP आ जाएगा, और 2 ATP यानी कि 5.2 हो जाएंगे 7। उसके बाद देखते हैं जो हमारे TCA साइकिल में पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बना था, उस दौरान क्या होता है हमारे पाइरुवेट कोएंजाइम से एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होने में 2.5 ATP का यूज होता है, और एक पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनने में 10 ATP जो है बनती है, यानी कि 10 प्लस 2.5 ATP 12.2 हो गए, एंड
ये दो दो इंटू टू करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि 7 ऊपर से थे 25 यहाँ से थे, तो टोटल एटीपी बन जाएंगी 32। कौन सी प्रोसेस में? ये बनेगी हमारे मैलिड एस्पार्टेट शटल पाथवे में। क्योंकि जो क्या होता है इसमें जो हमारे NADH होते हैं, जब मैलिड जो एस्पार्टेट शटल पाथ में जो मैलिड है वो NADH को मैट्रिक्स के अंदर ले जाता है, तो वो एज इट इज NADH को मैट्रिक्स के अंदर छोड़ता है और खुद ऑक्सैलोएसिटेट एंड एस्पार्टेट में कन्वर्ट होकर के बाहर चले जाता है। लेकिन जब दूसरा प्रोसेस है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल पाथवे, ये क्या करता है? ऑक्सैलोएसिटेट से मैलिड डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू मैलिड बनता है, मैलिड उस NADH को अंदर ले जाता है, तो वो NADH को दे देता है, NADH अपने इलेक्ट्रॉन को मैट्रिक्स के अंदर FADH2 को दे देता है। जिस दौरान क्या होता है FADH2 के को देने के बाद वहाँ पे एक आपको पता है कि एक FADH2 से 1.5 ATP बनते हैं। तो जब NADH अपने इलेक्ट्रॉन को मैट्रिक्स के अंदर FADH2 को दे देगा तो वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 1.5 ATP। तो 1.5 टू FADH2 है तो 155 इंटू 2 तो 3 ATP बनेंगे, और 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस से बने थे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे पायरोड एसिटाइलेसिस 2.5 12 इंटू टू करेंगे तो 25 ATP है, और 25 प्लस 5 करेंगे तो 30 ATP। इस प्रकार से 30 ATP बनते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा ग्लाइकोलाइसिस और मेटाबॉलिज्म का ओवरव्यू। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो अभी ग्लाइकोलाइसिस को मैं अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये जैसे एक समरी था, होल समरी। तो दोस्तों आप बताइए कि कैसा लगा आपको आपका वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रोज़ लेके आऊँगा। और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।